गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। जैसा अभी तक हमने पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस दो पार्ट में होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में एम ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होती है और ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये प्रोटोकॉल सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। सेंट्रल डोग्मा में आप देख सकते हो रेप्लिकेशन के बाद में डीएनए की फॉर्मेशन होती है और इस डीएनए से ये एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और इस एमआरएनए से फर्दर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है और ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये सेंट्रल डोग्मा है। Translation is the process by which a protein is synthesized from the information contained in a molecule of messenger RNA। यानी सिंपल टर्म्स में अगर हम पढ़ें तो ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ट्रांसलेशन occurs in the structure called राइबोसोम। ये राइबोसोम में इसकी सिंथेसिस होती है और राइबोसोम को ही फैक्ट्री कहा जाता है जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम में एक लार्ज और एक स्मॉल दो सब यूनिट होती हैं और इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ सेवरल राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल एंड अ नंबर ऑफ प्रोटीन। यानी राइबोसोम जो है इसमें बहुत सारे आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है। Translation of an mRNA molecule by the ribosome occurs in 3 stages। ट्रांसलेशन जो होता है mRNA का वो 3 stages में होता है, चाहे वह प्रोकैरियोटिक सेल में हो या यूकैरियोटिक में। इसकी 3 stages होती हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ड्यूरिंग इनिशिएशन जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होती है वो mRNA सीक्वेंस से अटैच होती है। फिर उसके बाद में जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है वो कैरी करता है अमाइनो एसिड मीथियोनिन को, विच इज बाइंड टू द स्टार्ट कोडोन ऑफ द एमआरएनए सीक्वेंस। यानी इनिशिएशन में क्या होगा, जो आरएनए की स्मॉल सब यूनिट है सबसे पहले वो एमआरएनए सीक्वेंस से अटैच होगी और उसके बाद में जो टीआरएनए है जो अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा है यानी मीथियोनिन को, वो स्टार्ट कोडोन जो एमआरएनए सीक्वेंस का होगा उस पे जाके अटैच हो जाता है। तो ये प्रोसेस इसका इनिशिएशन कहलाता है, यानी यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट कोडोन इन all mRNA molecules has the sequence AUG and it is code for methionine। जैसा हमने जेनेटिक कोड में पढ़ा था कि कुछ स्टार्ट कोडोन होते हैं, कुछ स्टॉप कोडोन होते हैं जो टर्मिनेशन कर देते हैं यानी किसी प्रोसेस को रोक देते हैं। तो जो स्टार्ट कोडोन होता है mRNA मॉलिक्यूल्स में वो AUG होता है और AUG जहां पर होगा वहां से मीथियोनिन ही अटैच होगी क्योंकि वो मीथियोनिन के लिए कोड करता है। इसके बाद में जो लार्ज सब यूनिट होती है आरएनए की वो आके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे बाइंड कर जाती है और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद में इलोंगेशन का स्टेज आता है और इलोंगेशन में जो राइबोसोम होता है वो ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करता है। Each corresponding amino acid is added to the growing chain and linked via a bond called a peptide bond। अब इलोंगेशन में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड आके अटैच हो गई। प्रोटीन जो होता है वो बहुत सारी अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब एक एक करके इसमें अमाइनो एसिड ऐड होते जाते हैं, तो एक के बाद एक जो अमाइनो एसिड ऐड होंगे और ये पूरा एक ग्रोइंग चेन बनाएगा, ये इलोंगेशन स्टेज में होता है। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इलोंगेशन तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि सारे कोडोन्स रीड नहीं हो जाते यानी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो जाती। इसके बाद में एक स्टॉप कोडोन आता है जो है यूएए, यूएजी या यूजीए। जहां पे भी ये कोड आकर अटैच होगा, जहां पे ये कोड प्रेजेंट होगा वहां पे टर्मिनेशन पॉइंट होगा यानी कि अब प्रोटीन सिंथेसिस
कंप्लीट हो गई है। Since there are no tRNA molecule that can recognize these codon, the ribosome recognize that the translation is complete. क्योंकि इन कोडोन को कोई भी tRNA recognize नहीं करता, इसलिए वहां पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होता और वहां पे ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब जब कंप्लीट हो गया, इसका मतलब प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो गई, और जो प्रोटीन है वो उसकी चेन रिलीज हो जाती है और ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ट्रांसलेशन जो होता है इसके यूजुअली 4 स्टेप हैं, लेकिन हम इसके बाद में एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी पढ़ते हैं कि आफ्टर ट्रांसलेशन उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी जो अमाइनो एसिड जुड़कर आपस में पूरा प्रोटीन का चेन बनाएंगे वो कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। सेकेंड पार्ट आता है इसका, सेकेंड स्टेप जो है इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, देन इलोंगेशन ऑफ प्रोटीन चेन, देन चेन टर्मिनेशन एंड लास्टली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। अब जो एक्टिवेशन होता है अमाइनो एसिड का, इसके 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 स्टेप्स होते हैं, एडिनाइलेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड टू टीआरएनए। क्योंकि जब वो टीआरएनए से अटैच होगा तभी ये प्रोसेस आगे इनिशिएट करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या होती है, जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है और ये 2 सब यूनिट होती हैं, लार्जर वर्ग इसकी 50S होती है और स्मॉलर 30S है। जो 50S है वो फिर बाइफर्गेट करती है 23S में और 5S में, और जो 30S है वो 21S और 16S में डिवाइड करती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है और इसका 60S स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट है और 40S स्मॉलर सब यूनिट है। 60S जो होती है ये 3 सब यूनिट से बनी होती है, 23S, 5.8S, 5S, और जो 40S है वो 33S और 18S से बनी होती है। ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स हैं। राइबोसोम में 3 साइट होती हैं। पहली साइट होती है जहां पे एमआरएनए जो है वो स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करता है। दूसरी साइट पे जो टीआरएनए है वो बाइंड करता है, जिसे ए साइट या अमाइनो एसाइल टीआरएनए साइट कहते हैं। और थर्ड साइट जो है जहां पे जो पी साइट है, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वो थर्ड साइट होती है जिसे पी साइट कहते हैं। अब आता है प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। इसमें सबसे पहले है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ईच अमाइनो एसिड has a specific amino acyl tRNA synthetase and a specific tRNA. हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक tRNA होता है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड एटलीस्ट इससे, क्योंकि जो अमाइनो एसिड हैं वो ऑलमोस्ट 32 टाइप्स की हैं, तो इसके लिए हमें कम से कम 32 टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है सभी अमाइनो एसिड कोडॉन्स के लिए। पर कुछ सेल्स में 32 से ज्यादा भी होते हैं। अब जैसे टीआरएनए एएलए लिखा है, तो इसका नाम है कि ये टीआरएनए जो है ये एलेनिन अमाइनो एसिड के लिए है, और जहां पे वीएएल लिखा है ये वैलिन अमाइनो एसिड के लिए टीआरएनए है। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड एटीपी से कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और ये जो एटीपी है ये टूट जाता है एएमपी में और 2 फॉस्फेट ग्रुप इसमें से निकल जाते हैं, तो अमाइनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बचता है। इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया, ये टीआरएनए पे ट्रांसफर होगा और इस ट्रांसफर को टीआरएनए की चार्जिंग कहते हैं, यानी टीआरएनए जैसे ही अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा वो चार्ज हो जाता है। तो अमाइनो एसिड एएमपी जब टीआरएनए यानी ये डिस्चार्ज्ड है, ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड्स के साथ जैसे ही लिंक अप होगा ये चार्ज हो जाता है और एएमपी रिलीज हो जाता है। ये अब अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद में आता है इनिशिएशन का प्रोसेस। इनिशिएशन के लिए हमें इनिशिएशन फैक्टर्स राइबोसोम,
mRNA, GTP और अमाइनो एसाइल tRNA की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2 एंड IF3। IF1 जो होता है ये प्री मैच्योर बाइंडिंग को रोकता है, यानी जो tRNA है वो ए साइट पे जाके अटैच नहीं हो जाए, क्योंकि अगर वो बहुत जल्दी अटैच हो गया तो वहां पे इनिशिएशन में एरर आ जाते हैं। तो इसलिए जो IF1 है ये उसको रोकता है कि tRNA अपने समय से पहले ए साइट पे बाइंड नहीं कर जाए। IF2 जो है in activated form facilitates the binding of fmet tRNA fmet to AUG codon in mRNA on P site of 30S subunit of ribosome। यानी जो IF2 है ये fmet tRNA को AUG जो mRNA का कोडॉन है, AUG इनिशिएशन कोडॉन है, वहां पे जाके बाइंड कर देता है और 30S सब यूनिट से अटैच कर देता है। अब जो IF3 है ये बाइंड करता है 30S सब यूनिट से और प्रिवेंट यानी रोकता है प्री मैच्योर एसोसिएशन ऑफ 50S सब यूनिट। यानी IF2 अगर 30S से जुड़ा हुआ होगा तो ये समय से पहले 50S जो है वो सब यूनिट उससे अटैच नहीं हो पाएगी। इट ऑल्सो इनहेंसेस स्पेसिफिसिटी ऑफ पी साइट फॉर एक्सेप्टिंग एफमेट tRNA एफमेट, यानी कि ये जो पी साइट है वो एफमेट tRNA वहां पे अटैच होगा, उसको एनहांस करती है कि ये आके पी साइट पे अटैच हो जाए। नेक्स्ट स्टेप आता है इनिशिएशन में फॉर्माइलेशन ऑफ मीथियोनिन। अब जो मीथियोनिन है ये स्टार्टिंग अमाइनो एसिड है और इसमें फॉर्मल्डिहाइड ये CHO फॉर्माइल ग्रुप होता है, इसलिए इसको एन फॉर्माइल मीथियोनिन कहते हैं। एफ मेट हम लिख रहे हैं ना, एफ मेट जहां पे, तो वो फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन होती है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये जो हमने यहाँ पे एफ मेट लिखा है ये फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन का सिंबल है। अब फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये N2 मीथियोनाइल tRNA से अटैच करेगा ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये एन फॉर्माइल मीथियोनाइल tRNA का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। हर mRNA में जो ईच mRNA है वो बना होता है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जो हर पॉलीपेप्टाइड के लिए होती है, जो फॉर्म करते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर। सो each mRNA consists of a ribosome binding site for every polypeptide in the form of polycistronic messenger। यानी ये जो mRNA होता है ये पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर की फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे राइबोसोम जो है वो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है जहां पे आके पॉलीपेप्टाइड अटैच होंगे। दिस राइबोसोम बाइंडिंग साइट, अब इसका सीक्वेंस क्या है, 5' यानी 5 इसका फिफ्थ एंड स्टार्टिंग है, AGGA GGU, और थर्ड एंड इसका लास्ट है। इसको शाइन डर्ल गार्नो सीक्वेंस यानी SDS सीक्वेंस भी कहते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट बाइंडिंग ऑफ mRNA टू द 30S IF कॉम्प्लेक्स। 30S IF का मतलब है 30S इनिशिएशन फैक्टर कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। AUG जो है वो इनिशिएशन कोडॉन है mRNA में। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये कैसे बनेगा, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ये 50S सब यूनिट से, यानी जो 30S है वो सबसे पहले mRNA से अटैच होता है और वो mRNA जो है उसके उसमें आके fmet tRNA अटैच हो जाता है और tRNA के बाद में 50S सब यूनिट अटैच होती है और ये 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो GTP है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और GDP और फॉस्फेट में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। राइबोसोम में 3 इंपॉर्टेंट साइट होती हैं, A साइट है, P साइट है और E साइट है। A साइट जहां पे अमाइनो एसिड tRNA बाइंडिंग साइट यानी tRNA अटैच होता है, P साइट जहां पे अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और E साइट एग्जिट साइट होती है, यानी कि यहाँ पे tRNA अब
बन चुका है और ये एग्जिट करेगा यहां से। ये आप देख सकते हो इनिशिएशन फैक्टर कैसे बनता है। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है जिसमें इसके एक्सप्लेनेशन लिखे हैं। तो आप इन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स को जरूर से पढ़ा करिए, क्योंकि इनसे हमें बहुत अच्छा समझ में आता है कि इस स्टेप में ये हो रहा है। जैसे 30S राइबोसोमल सब यूनिट है, इनिशिएशन फैक्टर इसमें IF1 और IF3 आकर अटैच होते हैं। दोनों के मैंने आपको बताए थे कि IF3 तो 50S की बॉन्डिंग को रोकता है, यानी सबसे पहले इसमें 50S ना आके अटैच हो जाए। तो 30S IF1 और IF3 आकर अटैच हो जाते हैं। इसके बाद में IF2 अटैच होता है और mRNA, ये आप देख सकते हो mRNA का AUG कोडॉन है, ये fmet tRNA यहाँ पे आके अटैच हो गया है। IF1, IF2 और IF3 तीनों इनिशिएशन फैक्टर इस पे अटैच हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब 30S बन गया, इसमें mRNA है, 30S सब यूनिट है और tRNA है। अब इसको 50S से अटैच होना है। 50S के लिए ये दोनों फैक्टर रिलीज हो जाते हैं, IF1 भी रिलीज हो जाएगा, IF3 भी रिलीज हो जाएगा और IF2 भी रिलीज हो जाता है। और इसके बाद में 50S सब यूनिट आकर यहाँ पे अटैच हो गई और ये 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ये इनके एक्सप्लेनेशन लिखे हैं। 30S अटैच होगा, IF1 2 3 इसमें अटैच होंगे। इसके बाद में ये एफ मेट, इसमें tRNA अटैच हो गया। tRNA जब अटैच हो जाता है तो उसके बाद में तीनों फैक्टर रिलीज हो जाते हैं और 50S सब यूनिट आकर अटैच हो जाएगी और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, अब इसके बाद में इसमें एक अमाइनो एसिड आके अटैच हो गया। अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए सीक्वेंस में एक के बाद एक अमाइनो एसिड अटैच होते हैं और ये फिर कंटिन्यूएशन में पॉलीपेप्टाइड चेन की ग्रोथ करते हैं। तो ये स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स द एंट्री ऑफ अनदर चार्ज्ड टीआरएनए, यानी दूसरा चार्ज्ड टीआरएनए अमाइनो एसाइड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो है वो ए साइट पर आएगा और ए साइट वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पी साइट पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पी साइट पर क्या होगा, बॉन्ड बनेंगे और पी से फिर वो ई साइट पर शिफ्ट होता है। इसके बाद में अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो है ये रिकॉग्नाइज करता है बाय रिकॉग्नाइज्ड, जो एमआरएनए में कोडॉन प्रेजेंट है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। वो उससे अगर मैच हो रहा है तो वो उस अमाइनो एसिड टीआरएनए को एक्सेप्ट कर लेता है। द प्रोसेस रिक्वायर्स चार्ज्ड अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्सेस द इलोंगेशन फैक्टर्स। अब यहाँ पे पहले इनिशिएशन फैक्टर काम कर रहे थे IF, अब यहाँ इलोंगेशन फैक्टर्स आ जाएंगे EF। अब इसमें तीन इलोंगेशन फैक्टर हैं, EFTU, EFTS एंड EFG, और इसमें GTP की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए। राइबोसोम elongate the polypeptide chain by a sequential addition of amino acid। अमाइनो एसिड का sequential addition होता जाएगा। The amino acid sequence is determined by the order of codons in the specific mRNA। elongation a cyclic process है जिसमें elongation factor involve होते हैं और ये 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जो elongation में होगा, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल tRNA टू ए साइट, उसके बाद में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और फिर ट्रांसलोकेशन हो जाता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्टिंग होना। ये इसका डिटेल डायग्राम है। EFTU brings in each AATRNA, EFG facilitate translocation to the next codon। यानी EFG का क्या काम है, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है और जो EFTU है वो टीआरएनए को साइट पर लेकर आता है, चार्ज टीआरएनए को। ये देख सकते हैं आप, ए साइट है, पी साइट है और ई साइट है। ये जीटीपी और ईएफटीयू है, ये आकर यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा और फिर ये पी साइट पर जाता है जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड और ये टीआरएनए रिलीज होता जाएगा। देखिए ये टीआरएनए जो पहले पी साइट पर था और एक ई साइट पर है, ई का मतलब एग्जिट हो रहा है। ये अमाइनो एसिड की ये पूरी चेन बनती जा रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये दूसरा
टीआरएनए जो आया ये ए साइट पर आया अमाइनो एसिड लेकर, फिर ये ब्लू कलर का देखें ये टीआरएनए है, एक पर्पल टीआरएनए, ग्रीन येलो टीआरएनए। तो जो ए वाला है ये पी साइट पे जाएगा और पी पे क्या है, पर्पल वाला है, और येलो वाला रिलीज हो गया। इसके बाद में ये जो पर्पल वाला है ये ई साइट पर आएगा और इस तरीके से ये शिफ्टिंग होती है। आप देख सकते हो ये शिफ्टिंग होती चली जाती है और टीआरएनए रिलीज हो जाते हैं। और जो ई एफ जी है ये ट्रांसलोकेशन करता है, यानी पी साइट से ई साइट पर जाने में। ये आप देख सकते हो शिफ्टिंग हो रही है, इस तरीके से ये पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती है। ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का डायग्राम है। ये दूसरा डायग्राम है इसी का। इसमें स्टेप 1 और 2, स्टेप 1 और 2 इसमें ये रहा, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और 3 और 4 में ट्रांसलोकेशन हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पे 4th पोजीशन पे ब्लू है और 3rd पोजीशन पे पर्पल है। ये इस तरीके से देखिए शिफ्ट हो जाता है। ये 3rd है, टीआरएनए रिलीज हो गया और ये फिर ई साइट पर आ जाएगा और ये रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से ये शिफ्टिंग चलती रहती है। टीआरएनए ए साइट पर आकर बाइंड करते हैं, उसके बाद में ये पी साइट पर जाते हैं जहां पे ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और जब ये अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है तो टीआरएनए ई साइट से रिलीज हो जाता है। ये इसका कंबाइंड डायग्राम है। आप इसको इसमें देख सकते हैं, सारे एक्सप्लेनेशन लिखे हैं कि कब कौन सा इसमें प्रोसीजर होता है। इनिशिएशन है, ट्रांसलोकेशन है, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल, ये पूरा आपका इनिशिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक का डायग्राम है। ये एम्प्टी साइट है या एग्जिट साइट है, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है। अब लास्ट स्टेप आता है इसमें टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके दो स्टेप हैं। पहला है रिकॉग्निशन ऑफ टर्मिनल सिग्नल। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये कंटिन्यू द इलोंगेटिंग until a termination codon on mRNA reaches to ribosome। पॉलीपेप्टाइड चेन की तब तक ग्रोथ होती है यानी इलोंगेशन होता है जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आ जाता mRNA पे। तो टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होते हैं, यूएए ओकर, यूएजी एम्बर, यूजीए ओपेल। इनको नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये टर्मिनेशन को स्टॉप कर देते हैं। बिकॉज नो टीआरएनए एंटी कोडॉन पेयर्स विद देम, क्योंकि कोई भी टीआरएनए एंटी कोडॉन इनके साथ में पेयरिंग नहीं करता। आफ्टर ट्रांसलोकेशन ऑफ वन ऑफ द above termination codon into a A site, जैसे ही इनमें से कोई सा भी एक कोडॉन ए साइट पर आता है, द राइबोसोम डज नॉट बाइंड टू अमाइनो एसिड टीआरएनए ईएफटीयू जीटीपी कॉम्प्लेक्स। यानी जैसे ही मान लो अभी तक तो यूएजी था, तो वो उस ए यू जी जो है वो इनिशिएशन कोडॉन है, वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद में कोडॉन्स आते जा रहे हैं, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आ रहा है और वहां पे बाइंड करता है। लेकिन जैसे ही यूएए, यूएजी या यूजे कोडॉन आते हैं एमआरएनए पे, तो इनसे कोई भी टीआरएनए बाइंड नहीं करता और ये इस बात को सिग्नल देता है कि यहाँ पे अब टर्मिनेशन हो रहा है, क्योंकि कोई भी टीआरएनए अमाइनो एसिड वहां पे बाइंड नहीं करेगी और पॉलीपेप्टाइड चेन की ग्रोथ टर्मिनेट हो रही है यानी रुक जाएगी और टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप है रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन तो बन गई लेकिन वो रिलीज कैसे होगी, तो इसके लिए रिलीज फैक्टर्स होते हैं RF1, 2 एंड 3। तो RF1 क्या होता है, इट इज एक्टिव विद UAA एंड UAG कोडॉन। RF2 जो होता है इट इज एक्टिव विद UAA एंड UGA कोडॉन्स। RF3 एक्टिवेट्स द, दोनों में फर्क समझिए। RF1 और 2 जो हैं, जब तक उसके साथ वाले कोडॉन है तो वो एक्टिव है, लेकिन जो RF3 है ये एक्टिवेट करता है RF1 और RF2 को, इसीलिए इसको स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी यानी SFB कहते हैं। These RF proteins activates peptidase transferase, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जो हाइड्रोलिसिस करता है द बॉन्ड जॉइनिंग द पेप्टाइड टू द टीआरएनए एट द साइट P।
अब जो RF प्रोटीन्स हैं ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज को एक्टिवेट करती हैं, और जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये उस पी बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस कर देता है जो ए और पी जो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है उस बॉन्ड को तोड़ देता है, और जहां से भी वो बॉन्ड टूटेगा पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी यानी रिलीज हो जाएगी वहां पे, तो प्रोटीन की चेन रिलीज हो जाती है। ये आपका टर्मिनेशन का डायग्राम है, फैक्टर डिसोसिएशन है। और इस तरीके से आप देखो जब फाइनल ये पेप्टाइड रिलीज यानी ये आपकी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे रिलीज हो गई है, जैसे ये रिलीज होती है सारे टीआरएनए अलग हो जाते हैं, एमआरएनए ये अलग हो जाता है, राइबोसोम फिर से अपनी सब यूनिट्स में टूट जाता है और ये रिसाइकलिंग दोबारा से होती है, टीआरएनए वापस से अमाइनो एसिड को लेके चार्ज होते हैं और उनको ए साइट पर लेकर आते हैं, राइबोसोम की फर्दर बाइंडिंग होती है। टर्मिनेशन के बाद में ये सब अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। अब आता है प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। इसमें इनिशिएशन के लिए ये फैक्टर हैं EIF। EIF जो है ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर का सिंबल है। IF1 जो है डायरेक्ट करता है मिथ्योनिन टीआरएनए आई मेट को पी साइट पे। EF2 जो है ये बाइंडिंग करता है मेट टीआरएनए की 40S सब यूनिट से। IF2A ये हेल्प करता है AUG बाइंडिंग की कि वहां पे मेट टीआरएनए आके बाइंड कर जाए। IF2B ये GTP GDP एक्सचेंज करता है ड्यूरिंग EIF2 रिसाइकलिंग। IF3 बाइंड करता है 40S सब यूनिट से और ये प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर एसोसिएशन ऑफ 60S सब यूनिट। EIF4F जो है this is the fifth end cap binding protein which help mRNA binding to 40S subunit, यानी कि ये mRNA को 40S सबयूनिट से बाइंड करने में हेल्प करता है। इसमें 3 या उससे ज्यादा और प्रोटीन्स होती हैं जिनको EIF4A 4E 4G कहते हैं, और है 4A RNA हेलिकेज एक्टिविटी है, ये रिमूव करती है एनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन एमआरएनए फॉर राइबोसोम स्कैनिंग। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो एमआरएनए का है उसमें कोई भी अगर होता है तो उसको रिमूव कर देता है, हेलिकेज एक्टिविटी है इसकी। 4E it recognizes the fifth cap of mRNA. 4G acts as scaffold for assembly of EIF4E EIF4A, ये 4E और 4A की असेंबली को प्रमोट करता है। इट ऑल्सो इंटरैक्ट्स विद PABP। EIF4B binds to EIF4F and it stimulates helicase activity for IF4A present in 4F। EIF5 जो होता है ये प्रमोट करता है डिसोसिएशन ऑफ सेवरल IF, यानी कि जो अब ये जो इम्पोर्टेंट है फिफ्थ, ये सारी जितने इनिशिएशन फैक्टर जो 40S सब यूनिट से अटैच होते हैं उनको रिमूव करता है और यह 60S सब यूनिट को हेल्प करता है कि वो 40S से बाइंड करे और 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाए। IF6 जो है ये 40S और 60S सब यूनिट्स को डिसोसिएट करता है ऑफ एन इनएक्टिव 80S जो राइबोसोम है उसमें 40S और 60S सब यूनिट्स को डिसोसिएट करता है। और ये इसका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने का डायग्राम है, आप देख सकते हो इसमें ये इनिशिएशन फैक्टर है 4E BP1 4E ये आकर इससे अटैच हो जाते हैं एमआरएनए से। 4E 4G है ये AUG कोडोन है इनिशिएशन, इसके बाद में अनवाइंडिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और ये सब अटैच हो जाते हैं, इसके बाद में ये स्कैनिंग होती है और सारे ही इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाते हैं और 60S सब यूनिट जो है और टीआरएनए मेट मिथ्योनिन ये आकर अटैच हो जाता है और ये 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये इसका दूसरा डायग्राम है, थोड़े इसमें लेबलिंग ज्यादा है, आप देख सकते हो 80S और 60S है, ये 40 और 80S जो है ये 60 और 40 में डिसोसिएट हो रहा है। इसके बाद में 40S जो है ये mRNA से बाइंड करता है, इसमें इनिशिएशन फैक्टर अटैच हो जाते हैं,
फिर ये MET tRNA है, ये आकर अटैच हो जाता है, इसमें भी APE साइट होती है। इसके बाद में ये स्कैनिंग होती है और ये फिर यहाँ पे आपका ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इनिशिएशन के बाद में सेकेंड स्टेप इलोंगेशन है, जैसा कि प्रोकैरियोट्स में होता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है have only P site which is already occupied by tRNA MET and next A site is site by charged tRNA। इसमें E site नहीं होती which is found in prokaryotes। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसाइल tRNA की A साइट पे एंट्री होगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये दोनों स्टेप जो होते हैं इसके लिए इलोंगेशन फैक्टर है EF अल्फा 1 एंड EEF बीटा 1। ये दोनों इसके इलोंगेशन फैक्टर है। इसमें जो ट्रांसलोकेशन होता है वो EEF2 के से कैटालाइज्ड होता है। इसमें जो अल्फा बीटा और ये EF2 है ये सिमिलर होते हैं EFTU, EFTS एंड EFG जो हमने अभी प्रोकैरियोट्स में पढ़े हैं। इनके नाम अलग होते हैं, इनके फंक्शन सिमिलर होते हैं। अब आता है टर्मिनेशन, लास्ट स्टेप है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का। व्हेन ऑल द सेंस कोडॉन्स हैव बीन ट्रांसलेटेड देन टर्मिनेशन कोडॉन हैज रीच्ड। इसमें भी वही होता है, जैसे ही कोडॉन रीड करते हैं जो tRNA है उसका वही काम है, वो अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और उसके बाद में जैसे ही टर्मिनेशन यानी नॉनसेंस कोडॉन आएगा वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस जाती है। द A site it will not bind with any of the normal amino acid tRNA। अब यहाँ पे कोई भी नॉर्मल tRNA आकर अटैच नहीं होता, एंड नाउ इट इज सेट फॉर टर्मिनेशन। अब ये ET नहीं है, ये सेट है। नाउ सेट फॉर टर्मिनेशन, अब ये सेट हो जाता है टर्मिनेशन के लिए सीक्वेंस। द यूकैरियोट्स हैव अ सिंगल, इसमें रिलीज फैक्टर एक ही होता है यूकैरियोट्स में, ERF1 which recognize all the 3 termination codons ओकर, एम्बर जो अभी हमने पढ़े थे, और फिर ये जो टर्मिनेशन है ये प्रोकैरियोट्स की तरह ही इसमें होता है, इसमें टर्मिनेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। So this is all about the translation in prokaryotes and eukaryotes. Thank you so much. Have a nice